नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 12 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नासास ओसिरिस रेक्स मिशन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देखिए, नासास ओसिरिस रेक्स मिशन वैसे 2016 में लॉन्च हुआ था, पर अभी ये न्यूज़ में आया है। क्यों न्यूज़ में आया है? देखिए दोस्तों, नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है डिपार्टेड फ्रॉम एस्ट्रॉइड बेन्नू। बेसिकली 2016 में नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट भेजा था एक एस्ट्रॉइड में। एस्ट्रॉइड का नाम है बेन्नू। एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव ये था बेन्नू से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आना है अर्थ में, और इस सैंपल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, राइट। तो देखिए 2016 में भेजा, ये पहुंचने के बाद जब वापस सैंपल्स लेके अर्थ पहुंचेगा तब तक 7 साल लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ 7 ईयर लॉन्ग वॉयज, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए इस मिशन के बारे में, इट इज अ यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन एमिंग टू कलेक्ट एंड कैरी प्रिस्टीन अनअल्टर्ड सैंपल। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पहला एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है। मतलब ऐसा पहला मिशन था 2016 में जो लॉन्च किया था, कोई एक एस्ट्रॉइड में जाएगा और सैंपल कलेक्ट करके वापस आएगा, राइट। अब ये न्यूज में क्यों आया कि एस्ट्रॉइड से वापस निकल चुका है अर्थ के लिए और 2 साल लगेगा अर्थ पहुंचने में, राइट। अब देखिए ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या है। वैसे फुल फॉर्म वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। मिशन 7 ईयर लॉन्ग वॉयज है और अर्थ में पहुंचेगा 2023 तक। देखिए दोस्तों, एक बात बताना था, स्पेस से रिलेटेड इस तरह की क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपको रिसेंटली जो भी नासा या ISRO या कोई भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है, कोई मिशन है, इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऐसा कोई टर्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें और एक टर्म इंपॉर्टेंट है, बेन्नू एस्ट्रॉइड, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूं। तो और आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। स्टेटमेंट वही लिखा है जो मैंने अभी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLAD विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 एंड 3 गलत है। देखिए दोस्तों, MPLAD स्कीम वैसे MLA लैड स्कीम भी होता है। जैसे पार्लियामेंट में MPs को जो फंड्स दिया जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, वैसे आजकल स्टेट गवर्नमेंट में भी प्रोवाइड करता है। MLA लैड स्कीम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। वैसे MPLAD स्कीम के बारे में पहले भी यूपीएससी में ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए MPLAD स्कीम के बारे में कुछ स्टेटमेंट। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वेरी करेक्ट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डिफरेंस मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, और एक बार बता देता हूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वही स्कीम होता है जिसमें 100% सेंट्रल की तरफ फंडिंग होता है, वेरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वही स्कीम होता है जो स्कीम रहेगा सेंटर का, पर इंप्लीमेंट करेंगे स्टेट्स। इसकी फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पे होता है, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन जो है सेंटर देगा, पर कुछ पोर्शन कभी 40%, 30% ऐसे करके स्टेट्स को भी देना होगा, वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पर ये MPLAD स्कीम जो है, जिसका फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब 100% सेंटर की तरफ से फंडिंग आता है, राइट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये 1993 में अनाउंस हुआ था, राइट, एंड इनिशियली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, दिसंबर 1993 में इंडिया का PM कौन था, ठीक है। तो ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर था, पर 1994 में इसको ट्रांसफर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो MPLAD स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखिए, वैसे MPs को 5 करोड़ मिलता है इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 करोड़ ईच। फंड्स अंडर MPLAD स्कीम आर नॉन लैप्सेबल। ये नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉन लैप्सेबल ये होता है कि एक फिनेंशियल ईयर में वो अगर खत्म नहीं हुआ, पूरा खर्च नहीं कर पाया, कोई स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो वो लैप्स नहीं होगा, वो अगले साल में भी यूज कर सकता है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फंड्स ऐसा है जो लैप्सेबल है। देखिए, लैप्सेबल होने से क्या फायदा है? एक फिनेंशियल ईयर में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कोई भी अथॉरिटीज जो है, ठीक है। अगर MPLAD स्कीम अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स नोट टू टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ MPLAD फंड्स। ये दोस्तों काफी न्यूज में आया था। कोविड-19 पैंडेमिक में जो खर्चा हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसकी वजह से MPLAD फंड्स अभी नहीं मिल रहा है MPs को।
एमपीज़ ने काफ़ी हल्ला भी मचाया था, ये एमपी लैट स्कीम होना चाहिए, हमें बहुत सारे इम्प्रूव डेवलपमेंट वर्क्स कराने हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में करके, ठीक है। पर ये कोविड-19 की वजह से अभी के लिए टेम्पररी ये बंद है, राइट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स क्या क्या कह रहा है। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वेरी करेक्ट। स्कीम्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अभी के लिए गलत है दोस्तों, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आता है। एमपी लैट स्कीम्स आर लाप्सबल, इधर ही गलत हो गया, तो 2 और 3 गलत है, ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैम्बू स्पीशीज बैम्बूसा बेल्कुआ विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था एक बैम्बू के बारे में, वो है भीमा बैम्बू। ये बिलोंग करता है बैम्बूसा बल्कुआ फैमिली से, ठीक है। तो इसलिए मैंने बैम्बूसा बल्कुआ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज सेड टू बी द बेस्ट कार्बन सिंक टू मिटिगेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बहुत यूजफुल है कि नहीं। अब देखिए ये बैम्बू स्पीशीज का एक स्पेशलिटी क्या है दोस्तों, दिस आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स। ये तो सबसे अच्छी स्पेशलिटी है। देखिए इट ग्रोज 1.5 फीट पर डे अंडर ट्रॉपिकल कंडीशंस। अगर सही कंडीशन से इसको ग्रो करने के लिए बेसिकली ट्रॉपिकल कंडीशन चाहिए। ट्रॉपिकल कंडीशन में ये एक दिन में 1.5 फीट तक ग्रो करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इससे अच्छा एक चीज क्या हो सकता है, ठीक है। तमिलनाडु में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट हुआ है, इनका प्लान है पूरा इंडिया में सिटीज में ये बैम्बू स्पीशीज लगाने का, राइट। अब देखिए बैम्बूसा बल्कुआ फैमिली से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। इट इज ए वेरी लार्ज थिक वॉल्ड क्लम्बिंग बैम्बू ग्रोइंग अप टू हाइट ऑफ 25 मीटर्स एंड ए थिकनेस ऑफ 150 मिलीमीटर्स। इसका हाइट 25 मीटर तक हो सकता है एंड इसकी थिकनेस जो है 150 मिलीमीटर्स तक। लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैम्बूसा बल्कुआ मेक इट ए यूजफुल मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों। देखिए बैम्बूस को पहले भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज किया है। वैसे देखिए सीमेंट एंड मिट्टी मिक्स करके जो कंक्रीट बनाते हैं, तो कंक्रीट के अंदर हम क्या डालते हैं स्ट्रेंथ के लिए, मेटल रोड्स डालता है। ये मेटल रोड्स के एज एन अल्टरनेटिव बैम्बू भी यूज करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बैम्बूसा बल्कुआ को स्ट्रेंथन करके बेसिकली री इन्फोर्स्ड बैम्बू को यूज करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट इफ समवन आस्क यू कि बैम्बू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज हो सकता है या नहीं, ऐसा यूज किया भी है, ठीक है। It is a drought resistant species with low rainfall requirements and can reach yields upwards 100 metric tons per hectare। देखिए दोस्तों हर तरह से बैम्बूसा बल्कुआ जो है हमारे लिए यूजफुल है। इसको पानी भी कम चाहिए, लो रेनफॉल होने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। एंड इसकी यील्ड जो है 100 मेट्रिक टन से पर हेक्टर, राइट। तो गवर्नमेंट को ये जो प्रोजेक्ट को मैक्सिमम प्रमोट करना चाहिए, है कि नहीं। स्टेटमेंट देखिए, पहला तो बेसिक डेफिनेशन है, हाइट है 25 मीटर 150 मिलीमीटर का। सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला, ये भी सही है। इन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए स्पीशीज विद हाई रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स, ये गलत है दोस्तों, लो रेनफॉल भी चलेगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, बेसिकली जो गार्डन्स वगैरह बनाता है जिसमें कई सारे फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये सब हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल गया होगा ये डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक मिशन है। इट इज ए स्कीम फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ये मिशन गवर्नमेंट ने लाया है। दिस इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, सेंटर का स्कीम है और स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर जो है सेंटर प्रोवाइड करेगा। इट कवर्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स, एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक मतलब जिसका फ्लेवर अच्छा है, फ्लावर्स, स्पाइसेस, बैम्बू, कोकोनट, कैशू, कोकोआ, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस टू स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन। देखिए स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन काफ़ी सारे हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, सैफ्रॉन मिशन है, कश्मीर हिमालयन रीजन में सैफ्रॉन मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो जितने भी स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन से इसको ये टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, इनमें एक्सपर्ट्स रहते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। एंड जितने भी स्कीम्स जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सैफ्रॉन मिशन एक्सेट्रा इसको भी हेल्प करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। अब देखिए अंडर MADH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 85% ऑफ टोटल आउटले, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो मैक्सिमम शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट 85% प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स को, पर जो नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स है इनके लिए 100% फंडिंग करते हैं सेंटर जो है, ये ध्यान दीजिए। हर स्टेट के लिए, वैसे जनरल स्टेट्स के लिए 85% है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए 100% है, राइट। आप देखिए दोस्तों स्टेटमेंट,
पहला तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कवर्स एक्सेट्रा, बेसिक डेफिनेशन है, करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, राइट। Under MADH, Government of India contributes 85% of total outlay for developmental programs in all states। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए 100% है, तो 85% इज ओनली एप्लीकेबल टू जनरल स्टेट्स। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 only। Question number 5. Recently, scientists have measured the deepest points in oceans under the 5 Deeps expedition. Which of the following deepest point in the ocean is located in the northern hemisphere of Earth? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन 4 मोलोई हॉल डीप। देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कल हर्षित सर ने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको काफ़ी अच्छी तरह मैप्स में लोकेशन के साथ समझाया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जान के रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। अब देखिए दोस्तों, इस मैप से आपको पता चल रहा है 5 डीपेस्ट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। नीचे से शुरू कीजिए, फैक्टोरियन डीप जो है, जो आपको साउथ अमेरिका के पास दिख रहा है। फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में जो वेस्ट इंडीज एरिया, करीबी आइलैंड्स वाला एरिया है, उधर ब्राउनसन डीप दिख रहा है। अननेम्ड डीप है ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पपुआ न्यू गिनिया वगैरह के पास है, इंडोनेशिया के पास। और एक चैलेंजर डीप है, तो पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच जो है, इसका देखिए डेप्थ देखिए 10,924 मीटर, राइट, करीब 11 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एक ही है दोस्तों, ग्रीनलैंड के आसपास मोलोई होल, जिसका डेप्थ जो है करीब 5.5 किलोमीटर है, राइट। तो हमें ये पता चल रहा है इस मैप से कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एक ही डीप आ रहा है, वो है मोलोई होल जो है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन 4 मोलोई होल डीप। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, दिस इज द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसी स्टेटमेंट से आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है। आंसर इज ऑप्शन ए तवांग मोनास्ट्री, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश। सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर बताया था। एक्सप्लेनेशंस में से ऋतुपर्णा, श्रवणी, नवेद, सौरभ, सचिन एंड इस्माइल ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया है। थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। Formerly Elisa Islands, country in the West Central Pacific Ocean. It is composed of 9 small coral islands scattered in a chain lying approximately northwest to southeast. Together with what is now Kiribati, formerly the Gilbert Islands, it formed the British Gilbert and Elisa Islands colony before separately gaining its independence in 1978. About which island, country or group of islands the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और एक बात ये था दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स मुझे आया था कि क्वेश्चंस को हिंदी में भी टाइप करके दिखाया कीजिए करके। देखिए दोस्तों, मैं बिलोंग करता हूँ केरला से, मुझे इतना हिंदी नहीं आता कि क्वेश्चंस को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर टाइप करके दिखाना, राइट। 15 साल में नेवी में था, इसलिए इतना हिंदी बोल पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत है। तो ये जो काम है हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाना, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। वैसे जितना हो सकता है मैं हिंदी में एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।